दोस्तों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 2 घंटों से बड़ी तेजी से बदल गया है। एक तरफ बहन जी ने 2 लिस्टें जारी की अधिकृत रूप से। पहली लिस्ट आई, 16 कैंडिडेट जारी किए गए, नाम जारी किए गए। तुरंत लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया क्योंकि 16 में 7 प्रत्याशी बहन जी ने मुस्लिम उतार दिए थे। लेकिन अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि बहन जी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी इसलिए उतार रही हैं जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होता। लेकिन लोगों ने इस लिस्ट को पूरा देखा नहीं था। अब ये तब तक दूसरी लिस्ट आ गई। दूसरी लिस्ट देखने के बाद तो समझ में आया कि दरअसल पहली लिस्ट में 16 नाम आए हैं, दूसरी लिस्ट में 9 नाम आए। इन 25 लिस्टों को अगर आप ध्यान से देखिएगा, 25 नाम को माफ कीजिएगा, इन 25 नामों को आप दोनों लिस्ट में देखिएगा ध्यान से, तो मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ 7 और 7 में से 5 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 35-40% से ज्यादा है। और मैं बता दूं, ये सातों नाम उस क्षेत्र में आ जाए हैं जहां पे मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन मिला के हर लोकसभा में 55-60, कई जगह तो 65-70% तक वोट है। इसलिए जो बहन जी ने प्रत्याशी उतारे हैं उनसे इंडिया गठबंधन को कम, ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता दिख रहा है। अब मैं जिक्र करता हूं किस किस। पहली लिस्ट को देखने के बाद लोगों ने उड़ गई सोशल मीडिया में, कई लोग बधाई देने लग गए कि बसपा ने बेसिकली भाजपा की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन लोगों ने ध्यान से देखा नहीं। इस बार जो बहन जी ने 25 नाम निकाले हैं उससे साफ दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपने बलबूते पूरा प्रयास कर रही है। अब आप पूछेंगे कैसे? जी हाँ, मैं ले चलता हूं आपको 2009 2014 के पहले। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने अप्रत्याशित रूप से 21 संसद सदस्य 21 सीटें जीती थी 80 में से। और वो जीता था इस वजह से कि पहली बार बसपा को लोकसभा में 27% वोट मिला था, जो 2014 में घटकर 19 रहा परसेंट। और 2019 में भी अप्रत्याशित रूप से जब वो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी तो भी उसको 19% वोट ही मिला। इस बार बहन जी ने पुराने फार्मूले पे काम किया है। जी हाँ, वही फार्मूला जिसके बलबूते वो 2007 में पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई थी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के की अगर हम बात करते हैं, वहां की लगभग पहले फेज और सेकंड फेज की अगर मिला लें लगभग 25-26 सीटें ऐसी हैं जहां पे दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन अपने आप में सफिशिएंट है कि वो 50% के आंकड़ों को पार करता है। अब लोग कहेंगे कि अगर सारा मुसलमान, सपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किए हैं, जी हाँ, लेकिन वहां पे जो मतदाता इस वक्त मोदी से नाराज है, वो हर लोकसभा क्षेत्र में अब सोचेगा कि हम किसको वोट दें जो मोदी को हरा सकता है। याद करिए 2014 के पहले 2004 में भारतीय जनता पार्टी सीधे 9 सीटों पे आ गई थी लोकसभा में। उसके पहले 1999 में वो 28-29 सीटें जीती थी। उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता चला गया। 2004 में वो 9 सीटों पर रही, 2009 में फिर 9 सीटों पर रही। तो दरअसल अब जो बहन जी ने प्लानिंग की है, पहले लिस्ट देने के बाद तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि बहन जी ने बीएसपी ने बीजेपी की लिस्ट रिलीज कर दी। लेकिन सर, असली खेल तो उन्होंने दूसरी लिस्ट में किया। दूसरी लिस्ट आई है 9 लोकसभा क्षेत्रों की, उनके प्रत्याशियों को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस लिस्ट से इंडिया गठबंधन को कम, भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मैं आपको एक एक लोकसभा के कुछ एग्जाम्पल देता हूं। 2009 बसपा, गौतम बुद्ध नगर में बसपा ने अपना सांसद बनाया था। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर, जो सीट पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहाँ पे जो प्रत्याशी उतारा है, और इसके बगल की सीट है मेरठ, गौतम बुद्ध नगर के बगल में गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बगल में मेरठ है। यहां उतारा है एक राजपूत को बहन जी ने, सोलंकी जी को प्रत्याशी बनाया है। और मेरठ में देवव्रत त्यागी को उतारा है। अब इन दोनों सीटों पे
किसका खेल बिगड़ रहा है मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे मेरठ मेरठ में बड़ी संख्या में दलित हैं और बड़ी संख्या में भूमिहार भी हैं। मुस्लिम आबादी ठीक-ठाक है। और सबको पता है कि भूमिहार, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का भूमिहार बहुत ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। एक कपिल त्यागी का कांड है याद, श्रीकांत त्यागी का मामला आपको याद होगा, उछला था गौतम बुद्ध नगर में। और श्रीकांत त्यागी के मामले में बहुत उस वक्त बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था गौतम बुद्ध नगर में, वहां के सांसद महेश शर्मा का। और भूमिहारों ने मीटिंग की थी और कहा था कि गौतम महेश शर्मा को टिकट हम वोट नहीं देंगे। अब बहन जी ने क्या किया, राजपूत बड़ी संख्या में नाराज है महेश शर्मा से। 2 बार के सांसद हैं, क्षेत्र में भयंकर नाराजगी है। 4 लाख के करीब वहां पे राजपूत है। वहां बहन जी ने उतार दिया एक राजपूत प्रत्याशी को। दलित भी अच्छी खासी संख्या में है। भूमिहार भी बड़ी अच्छी संख्या में है। और वहां पे समाजवादी पार्टी ने एक गुर्जर प्रत्याशी उतार दिया है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक ने सपा और बसपा सेंध लगाई। इसलिए नोएडा की सीट या गौतम बुद्ध नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी की हटा दी है बसपा ने। और उसी तरह से मेरठ का मामला आता है, मेरठ में त्यागी को उतार दिया। अब देखेगा कि त्यागी को बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ बड़ी संख्या में दलित है, बड़ी संख्या में मुस्लिम है। और भाजपा इतनी परेशान है कि अभी तक जिस मोदी की टीम ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीतेगी, वो 30 नाम अभी तक फाइनल ही नहीं कर पा रही। 50 नाम बीजेपी ने भी फाइनल किए हैं, 27 और उसमें 3 नाम उसके गठबंधन के दलों के आगे हैं। गठबंधन के पास टोटल जो है 6 सीटें, तो बीजेपी को भी 24 सीट फाइनल करनी है। और पहले दौर में भी एक सीट ऐसी है पीलीभीत, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 27 मार्च, जी हाँ 27 मार्च को अंतिम दिन है नॉमिनेशन का। भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को टिकट दे या न दे, इस पेंडुलम में वहां पे क्या किया बहन जी ने, वहां एक मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। तीसरी सीट मैंने बताई। अब आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे पहले दौर में मतलब कुल मिला के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7 जगहों पे मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। कहां-कहां उतारा है? सहारनपुर उतारा। सहारनपुर ये सीट अभी बसपा के हाथ में, इसके पहले भी बसपा यहां से जीत चुकी है। उसके अलावा मुरादाबाद में मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, संभल में उतारा है, अमरोहा में उतारा है, आंवला में उतारा है और पीलीभीत में उतारा है। इसके अलावा रामपुर में भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया बहन जी। तो इन सब जगहों पे अगर आप बात करें इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में, तो मुस्लिम और दलित ये मिला के इन दोनों की आबादी 55-60, किसी जगह तो 65-70% है। और आपको याद दिला दूं, इन क्षेत्रों में कई जगह पे दलित वोट शेयर जो है वो 20 से 25% तक है कई जगह पे। तो बहन जी ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली काम किया, इसमें दलितों को भी टिकट दिया गया है। और एक आपको जैसे बताया पहले लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर में उतार दिया है राजपूत को, मेरठ में उतार दिया है त्यागी को, और बिजनौर में जहां तक मेरी जानकारी है किसी राजपूत को उतार, कैराना में भी फंसा दिया है, मुजफ्फरनगर में भी फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब आते हैं जो दूसरी लिस्ट आई है, 9 नाम जो आए हैं, इस 9 नामों में बहन जी ने पहला काम किया कि इसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहां पे मुस्लिम वोट का रिलेवेंस नहीं है। लेकिन जो प्रत्याशी उतारे हैं वो ऐसे, इसमें क्या है, 2 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं, एक राजपूत उतारा है, 3 ओबीसी उतारा है और 4 जो है वो उतार दिया है आपका एससी, शेड्यूल कास्ट, जो रिजर्व सीट है वहां पर एससी आएगा। यहां कैसे फंसाया है, अकबरपुर, कि अकबरपुर कानपुर देहात, जी हाँ कानपुर देहात, यहाँ किसको प्रत्याशी बनाया है, यहाँ पे एक ब्राह्मण को बना दिया है।
ये कैसे इम्पैक्ट करेगा बीजेपी को? यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, 2 बार से सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले। अकबरपुर कैसे खेल बिगाड़ेगा? इसलिए बिगाड़ेगा कि यहाँ 1.5 साल पहले एक माँ-बेटी, ब्राह्मण माँ-बेटी अतिक्रमण, सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में माँ बेटियों की जल के जान चली गई थी। इसको लेके बड़ा विवाद हुआ। आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उस पीड़ित परिवार से मिले नहीं। दूसरी बात, उस वक़्त जब ये घटना हुई थी, तो वो लोग बहुत नाराज़गी थी। तब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आगे किया गया, क्योंकि ये ब्राह्मण का मामला था और उन्होंने फ़ोन पे जो माँ-बेटी जिनका जीवन खत्म हुआ था अग्नि की वजह से, जल जाने की वजह से, उनसे वादा किया था कि वो उनको सरकारी नौकरी देंगे और न्याय दिलाएँगे। आज तक पीड़िता का भाई लगातार इस घटना को भी पिछले साल फरवरी की घटना है, 13 महीने हो गए, अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। वहाँ बड़ी संख्या में ब्राह्मण हैं। सोचिए, बहन जी का एससी-एसटी वोट इंटैक्ट है, उतार दिया ब्राह्मण को, ब्राह्मण में बहुत नाराजगी है। अब ये फंसाया अकबरपुर में। अब अगली सीट पे आते हैं कानपुर। कानपुर में इतने बुरे हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के कि कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो सत्यदेव पचौरी जो भाजपा के सांसद हैं, उनकी चिट्ठी लगा दी। चिट्ठी पढ़ी? सत्यदेव पचौरी ने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि कृपया मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, पार्टी मुझे कोई और जिम्मेदारी दे। भाई ऐसा कैसे हो गया? और पहली बात तो यह है कि जब 80 में 80 जीत रहे हैं, तो प्रत्याशी मना क्यों कर रहा है? वो भी कानपुर का। अब कानपुर में खेल कैसे बने? कानपुर में बहन जी ने एक राजपूत को उतार दिया है, भदौरिया। भदौरिया वहां पे टाइटल के बड़े लोग हैं और जो प्रत्याशी है कानपुर में, उनका नाम है कुलदीप भदौरिया। अब यहाँ कैसे पलटा है? यहाँ बड़ी संख्या में राजपूत हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी हैं। कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है, आलोक मिश्रा को। कल ही लिस्ट आई है और अभी तक भारतीय, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक, मतलब ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं 24 तारीख की शाम को 8:10 पे, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कानपुर का प्रत्याशी नहीं आया। यहाँ 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहाँ 2014 में मुरली मनोहर जोशी सांसद बने, उनका टिकट काटा गया, सत्यदेव पचौरी को लाया गया और आज उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो कानपुर में भी फंसा दिया। इटावा में भी बहुत अच्छा कैंडिडेट आ रहा है बघेल को। उसी तरह से एक और सीट पहली लिस्ट में एक नाम था, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के भाजपा के वर्तमान सांसद के खिलाफ जबरदस्त असंतोष है। वहां बहन जी ने रामविलास शर्मा को उतार दिया है। ठीक है। और मथुरा में कमलकांत उपमन्यु को उतार दिया है। मथुरा वो सीट है जहां पे हेमा मालिनी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। तो देखिए, इन 25 नामों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, 7 मुस्लिम हो गए। चलिए, तो 25 में 7 मुस्लिम कितने हुए? ये लगभग 25% के आसपास हुआ, 30% भी नहीं हुआ। लेकिन याद याद रखिए, इन 25 में कई 7 लोकसभा क्षेत्र जो मैं गिनवा रहा हूं आपको नाम, कहां कहां मुस्लिम प्रत्याशी बहन जी ने उतारा है, ये आपको जानना जरूरी है। सहारनपुर, सहारनपुर ये सीट बहन जी के पास है। यहाँ पे यहाँ सिर्फ मुस्लिमों की आबादी 45-40% है और बड़ी संख्या में दलित आते हैं, 20 से 22%, 66%। तो वहां उतारा है। उसके बाद उतारा है उन्होंने मुरादाबाद में। मुरादाबाद में सब जानते हैं मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। पिछली बार बसपा सपा गठबंधन हुआ था और एचटी हसन सांसद थे। है। उसके अलावा फिर आते हैं रामपुर, तीसरी सीट। रामपुर भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। वहां भी अगर 40-45% मुसलमान है, 10-15-20% दलित है, तो करीब हो जाता है 60-70% सबसे ज्यादा मुस्लिम
अगर मतदाता है तो रामपुर में है, कौन सा गलत किया? 4। 5वां अमरोहा, वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, और संभल और पीलीभीत में भी उतार दिया, जहां से भारतीय जनता पार्टी से वरुण गांधी, और ये सीट जो पीलीभीत की है, पिछले लगभग 25 साल से ज्यादा समय से ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। लेकिन अब वरुण गांधी लगातार पिछले 3-4 सालों से जो बयान दिए हैं वरुण गांधी से, और वरुण गांधी ने वह एक समानांतर ऑफिस बना रखा था, उनकी टीम बना रखी थी, वो बहुत नाराज थे मोदी की नीतियों का, उन्होंने खुलकर विरोध किया है। अभी तक 27 तारीख को लास्ट डेट है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, वहां पे उतार दिया उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट। तो लेकिन आप सोचिए कि कैंडिडेट कैसे उतारे, जहां पे ब्राह्मण जीत सकता था, अकबरपुर में ब्राह्मण उतार दिया, फतेहपुर सीकरी में रामविलास शर्मा को उतार दिया, गौतम बुद्ध नगर में मालूम था कि राजपूतों में नाराजगी है, जो सीट 2009 में पहले बसपा जीती है, वहां पे सोलंकी जी को उतार दिया राजपूत को। कानपुर में कानपुर में वर्तमान सांसद के खिलाफ बहुत जबरदस्त आक्रोश है, तो उन्होंने खुद ही अपने आप ही अपना नाम वापस ले लिया, और भाजपा ने सपा ने वहां, सपा और कांग्रेस गठबंधन ने चूंकि वहां पे ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया, तो बहन जी ने क्या किया, बहन जी ने एक राजपूत प्रत्याशी वहां पे भदौरिया जी को उतार दिया। तो दरअसल ये 25 की जो लिस्ट है भाई साहब, ये सोशल मीडिया पे कई लोग कह रहे हैं कि बसपा ने बेसिकली भाजपा की लिस्ट जारी की। जी नहीं, बसपा ने आज बहन जी को, बहन जी ने जो कैंडिडेट चूज किए हैं और वो ढंग से लड़ गए, तो ठीक है, 1-2-3 सीटों पे वो नुकसान पहुंचा सकती हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन 25 में लगभग 20 से 22 सीटों पे वो भाजपा को नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। और याद कीजिए 2004 में 2004 में जब भाजपा 2 अंकों के नीचे आई थी, तब उसमें सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की थी, करीबन उसने 36 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी बस, और भाजपा 9 सीटों पे जीती थी, और बहन जी की बसपा ने भी 16-17 सीटें जीती थी, और अटल जी की सरकार चली गई थी। और 2009 में कांग्रेस की जो वापसी हुई, उसमें उत्तर प्रदेश में तो उनकी सीटें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, उनकी सीटें 10 ही रही, लेकिन बसपा ने 21 सीटें ली जीती थी। तो दरअसल बसपा और सपा मजबूत होंगे तो क्या होगा, जो वोट बीजेपी का, जो जो वोटर बीजेपी को छोड़ के चला गया था 1999 के चुनाव के बाद से, अगर वो लौट गया तो बीजेपी फिर से, क्योंकि बीजेपी का जो बेस वोट था, मैं बेस वोट वही कहूंगा जिसने कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, वो 2009 या 2012 के 2009 के लोकसभा चुनाव में दिखा, और 2012 के विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी 16-17% से ज्यादा वोट नहीं पा रही थी। इस बार समीकरण ऐसे हैं, इतने फंसा दिया है। अब ये क्या है कि उत्तर प्रदेश के हर मतदाता के पास ऑप्शन है कि अगर वो मोदी सरकार को बदलना चाहता है, तो अगर उसको लगेगा कि इस लोकसभा क्षेत्र में सपा जीतते हुए दिखाई दे रही है, तो वो जाके साइकिल को वोट दे देगा या पंजे को वोट दे देगा, साइकिल और कांग्रेस, साइकिल और पंजा गठबंधन में। लेकिन अगर उसको लगेगा कि नहीं, यहाँ पे बहन जी का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है, तो वो बसपा को वोट दे देगा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया था। एक्सपेरिमेंट क्या फ्लॉप हुआ? ये फ्लॉप हुआ था 2019 का, जब सपा बसपा गठबंधन करके चुनाव लड़ी। उसमें हुआ क्या कि सपा का कुछ वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, बसपा कुछ वोट सपा को ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब क्या होगा कि वो बसपा को अपना, अगर वोट बसपा अपना जो वोट है परसेंटेज, जो 19 से बढ़कर अगर 25, 26, 27 तक पहुंच जाती है, और समाजवादी पार्टी का भी जो वोट शेयर है वो भी 21 से बढ़कर 26, 27 तक आता है, तो क्या होगा, 26, 26, 52, और कांग्रेस अगर 6, 7, 8% भी ले गई, तो मतलब बीजेपी का खेल खत्म भी हो सकता है। लेकिन ये एक पिक्चर है, दूसरी पिक्चर ये भी हो सकती है, मुझे आपको ये भी जानकारी देनी है कि 2014 भी रिपीट हो सकता है। तब क्या हुआ था? 2014 में सपा, बसपा और कांग्रेस मजबूती से लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
वोटों के मुस्लिम वोटों में बंटवारे का फायदा उठा के ले गई और अप्रत्याशित रूप से पहली बार शायद ऐसा हुआ था 2014 में जब एक भी मुस्लिम प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जीत के यूपी से नहीं पहुंचा। 80 सीटें जरूर है यूपी में। विपक्ष के खेमे में 7 सीटें आई थी विपक्ष को। बसपा 1 सीट नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस 2 सीटें जीती थी। कौन जीता था कांग्रेस में? परिवार जीता था। मतलब सोनिया और राहुल, अमेठी और रायबरेली। और मुलायम का परिवार 5 सीटें जीता था। कौन-कौन मैं बता दे रहा हूँ। मुलायम के परिवार ने 5 सीटें जो जीती थी, मुलायम सिंह आजमगढ़ से जीते और मुलायम सिंह मैनपुरी से जीते। और 3 सीटें जो बची थी, वो डिंपल जीत गई थी कन्नौज से, फिरोजाबाद से अक्षय जीते थे और बदायूं से धर्मेंद्र जीते। तो ये और बाकी सब जगह विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया। तो ये भी परिणाम की संभावना हो सकती है। लेकिन फिलहाल चूंकि आक्रोश बहुत ज्यादा है जनता में और जो गोदी मीडिया दिखा रहा है, राम मंदिर मुद्दा नहीं रह गया है। राम मंदिर के लिए भाजपा कितनी बार वोट मांगेगी और राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बनना शुरू हो गया और उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। और ऐसा भी नहीं हुआ कि राम मंदिर बनने से अयोध्या में बहुत बड़ी क्रांति होगी, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा रोजगार आ गया। दरअसल सच यही है कि अयोध्या में जो टूरिस्ट आता है वो 4 घंटे में 5 घंटे में दर्शन करके वापस लौटता है। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात, पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत पेपर लीक हुए और हाल ही में जो सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ है, उससे जबरदस्त आक्रोश रहा। इसी लखनऊ में जब छात्र पहले तो योगी जी योगी जी के योगी जी के अति प्रिय जिसको कि 16 आईपीएस को पीछे छोड़ के, सीनियर आईपीएस को पीछे हटा के योगी जी ले आए अपने प्रिय प्रशांत कुमार को कार्यकारी डीजीपी बना के। और ये कार्यकारी डीजीपी महोदय, क्या आप बातें कर रहे थे सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले? ये विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम हो रहा है, 48 लाख बच्चे हैं एग्जाम देने वाले हैं। भाई साहब सारा दावा फुस हो गया। रेणुका मिश्रा थी एक डीजी भर्ती बोर्ड, वो भाई साहब मीडिया बुलाई जा रही है, पुलिस हेडक्वार्टर में कैमरे दिखाए जा रहे हैं, लगा हुआ है कैमरा, लाइव टेलीकास्ट की। देखिए एक एक एग्जाम सेंटर को हमने कैमरों के अंदर रखा हुआ है। और भाई साहब 17 और 18 फरवरी को एग्जाम होता है और पेपर लीक। सुनिए, पेपर लीक की घटनाएं आती है, व्हाट्सएप पे सारे पेपर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के काबिल पुलिस अधिकारी कहते हैं नहीं, ये सारे दावे गलत है। ये कहा था कार्यकारी डीजीपी ने, ये कहा था भर्ती बोर्ड की डीजीपी रेणुका मिश्रा ने। और गृह विभाग किसके पास है? योगी जी के पास। लेकिन छात्र छात्र सबूतों के साथ यहाँ इको गार्डन में आए। 50,000 से ज्यादा छात्र यूपी से आके चले आए लखनऊ, धरना प्रदर्शन करने लगे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री बनारस में थे। खबरें आई, होश उड़ गए प्रधानमंत्री मोदी के। जैसे ही बनारस से वह दिल्ली पहुंचे, तुरंत फोन आया, ये क्या तमाशा है? तुरंत उसके बाद मोदी जी ट्वीट करते हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है, इसलिए हम एग्जाम कैंसिल करते हैं। एग्जाम कैंसिल करते हैं। तो इस तरह के दावे हैं। उसके बाद से कोई बयानवीर अधिकारी नहीं आया कैमरे पे। न योगी जी का त्रिपुरी डीजीपी, कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार आए, रेणुका मिश्रा भी नहीं आई, न योगी जी ने बयान दिया। पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? तो दरअसल आप समझिए, इस चीज का घटना का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं कि अब जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें युवा बहुत नाराज है। एक तो अग्निवीर की स्कीम ला दी गई। पहले गांव में लड़का मेहनत करता था, 4 साल तैयारी करता था और उसको फौज में सिपाही बनता था, उसकी जिंदगी सेट हो जाती थी। अब क्या है? कह रहे भैया 4 साल मेहनत करेंगे, उसके बाद 4 साल की नौकरी मिलेगी। सिपाही भर्ती से ज्यादा आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि पिछले 6 सालों में एक भी भर्ती नहीं आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की। तो बेरोजगारी एक तरह से चरम पे है। इसलिए राम मंदिर के मुद्दे का तो कोई फायदा भाजपा को नहीं मिलने वाला। और चाहे लोग लाख चिल्लाएं, अंत में फिर ये कहूंगा कि जिस तरह से बहन जी ने टिकट बांटे हैं, अभी तक तो 25 नाम ही आए हैं। इन 25 नामों से मोदी, शाह, योगी की नींद उड़ेगी, अखिलेश यादव को नुकसान
कम होगा। मैं कितना सही साबित होता हूँ, कितना गलत, इसका फैसला आप सब लोग 4 जून को कर लीजिएगा। आपसे यही कहूंगा कि न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज मैं आपको उस दिन की सबसे बड़ी खबर पे अपनी राय आप तक रखूंगा। कितनी सही है, कितनी गलत, कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।